हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में दो पक्ष होने के कारण दो एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 भी हो सकती है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने बताया कि रोहिणी एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। रोहिणी एकादशी को अयोध्या के मंदिरों को भी सजाया जाता है, फलाहार और प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। एकादशी के क्या महत्व होगा? नहीं कहाँ लिखा हो हमें तो साड़ी एकादशी में तो आगड़ी बोलते। अच्छा आषाढ़ी, हाँ आषाढ़ी। आषाढ़ी एकादशी का क्या महत्व होता है? इस दिन किस प्रकार की पूजा किया जाता है? मंदिरों में कैसे मनाया जाता है? देखिए एकादशी जितनी है सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विशेषकर कुछ एकादशियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे देव उत्थानी एकादशी कार्तिक में पड़ती है, और जेठ के महीना के जो शुक्ल पक्ष एकादशी वो एकादशी है। भीमसेनी एकादशी कहते हैं, निर्जला एकादशी कहते हैं। और विशेषकर सभी एकादशियाँ जो है बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और वह व्रत करने से उसको क्या फल मिलता है। अब यहाँ आज की जो एकादशी आषाढ़ी एकादशी है कृष्ण पक्ष की, वो जोगिनी एकादशी है। जोगिनी एकादशी का कि जोग होना, इस एकादशी करने से साधु जी सालोक के सादिष्ट सामीप्य, यह 4 प्रकार की मुक्तियाँ जो जोग मुक्ति हैं उसको कहते हैं जोग युक्त। तो ऐसी मुक्ति जो भगवान के सामने, भगवान के पास जा करके यह जीवात्मा बैठता है उस परम धाम को, उस जोगनी का उस एकादशी का नाम जोगनी, माने योग के साथ जुड़ जाना, परमात्मा के साथ जुड़ जाना। इसे हमारे मंदिरों में फलाहार बनता है। फलाहार बनने के बाद में भगवान को भोग लगता है, वही भोग प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरण किया जाता है। इसलिए एकादशी का जो महत्व है, पहले एकादशी व्रत का नियम है, यदि एकादशी रहना हो तो आप निराजल रहिए। निराजल नहीं रह पाते हैं तो जल पी के रहते, जल पी के नहीं रह पाते तो फलाहार खा के रहते। जो फलाहार खाने के बाद भी अन्न खाने का मन कहे और इच्छा हो तो अन्न खा लीजिए, लेकिन एकादशी के दिन जो नियम है उसके नियम का पूर्णतया पालन करिए, और फलाहार रख करके, निराजल रख करके व्रत करिए, और भगवान विष्णु का ध्यान धरिए, और यह करिए कि मेरे जो मैं जिस भावना से, जिस विचार से मैं ये व्रत कर रहा हूँ, उस विचार के अनुसार, उस भावना के अनुसार हमको फल की प्राप्ति हो, तो वांछनीय फल प्राप्त होता है एकादशी करने से। अयोध्या की भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर कड़ा विरोध जताया गया। यूनियन ने इस योजना के विरोध आज शहर के गांधी पार्क में धरना दिया और इस योजना के विरोध में राष्ट्रीय के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसान यूनियन के प्रदेश सचिव घनश्याम वर्मा ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा के बाद वापस लौटने पर युवाओं का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। जो युवा लंबे समय से सेना भर्ती की तैयारियों में जुटे हैं, वो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष प्रविंद्र चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना लागू होने के बाद फौज के अनुशासन पर बुरा असर पड़ेगा, साथ नियमित सैनिकों का मनोबल भी प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना में 10 साल की सेवा अनिवार्य की जानी चाहिए। इसके साथ ही अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सेना में अधिकांश किसानों के बच्चे भर्ती होते हैं। सरकार किसान आंदोलन का बदला उनके बच्चों के भविष्य से ले रही है। अभी केंद्र सरकार द्वारा एक अग्निपथ योजना लागू किया गया है,
जिसमें इस देश के जवानों की भर्ती सेना में होना है और मात्र 4 साल के लिए होना है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होना है, उनको कोई ग्रेड नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी। हमारे जवान किसान के जो बेटे हैं पूरा सुबह 4 बजे उठ करके एक कठिन परिश्रम करते हैं, सेना की तैयारी करते हैं और देश की सेवा करने का जज्बा भी रखते हैं। ये केंद्र सरकार ने इतनी बेकार योजना लेके आई है कि मात्र 4 साल आपको रखेगी और 4 साल रखने के बाद आपको नौकरी से बाहर कर देगी। उस 4 साल में भी कोई ग्रेड नहीं होगा और 4 साल बाहर करने के बाद भी कोई पेंशन नहीं होगी। सरकार का ये कहना है कि 11,71,000 रुपये हम देंगे। उसमें हम आपको स्पष्ट कर दें कि 30,000 रुपये महीने से शुरू करेंगे और 40,000 रुपये महीने तक उनका अंतिम हमारा जो स्टाइपेंड होगा उसको देंगे। उसमें से ये 10% हमारे वेतन से 10% प्रतिमाह काट करके हमसे पैसा लेंगे और उसी पैसा को 4 साल बाद वापस कर देंगे। तो कोई मतलब इसका नहीं है और चूँकि एकदम ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, इस नाते आज हम सारे लोग भारतीय किसान यूनियन के लोग संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर गांधी पार्क में इकट्ठा होकर के हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि वो भी देश के कमांडर हैं। इस बात को स्वयं वो अपने हाथों में लेकर के विचार करके इस योजना को वापस लेने। अयोध्या में गोंड समाज की वीरांगना महारानी दुर्गावती का आज 459वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा के तत्वाधान में अयोध्या के प्रेस क्लब में लगभग दर्जनों पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और गोंड समाज के लोग एकत्रित होकर महारानी दुर्गावती की वीरता को याद किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सूर्यकांत पांडे ने महारानी दुर्गावती के चित्र पर माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा के जिलाध्यक्ष प्रवीण धुरिया ने बताया कि आज गोंड समाज के लोगों और वरिष्ठ जनों ने महारानी दुर्गावती की वीरता को याद किया। कुछ दिन पहले समाज के लोगों ने अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय को महारानी दुर्गावती के नाम से एक चौराहा बनाने के लिए ज्ञापन दिया था और महापौर ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द एक चौराहे का नाम महारानी दुर्गावती के नाम से होगा। इसके लिए समाज महापौर को धन्यवाद ज्ञापित करता है। उन्होंने बताया कि हम महान दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिससे हमारे समाज के लोग उनकी वीरता को जान सके और उनके दिए गए आदर्शों पर समाज आगे बढ़ सके। किसानों की तरक्की ही भारत की खुशहाली का सबब बनेगी, ये कहना है भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह का। अपने 2 दिवसीय अयोध्या धाम के दौरे के अंतिम दिन पत्रकारों से मुखातिब हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह ने हरिद्वार के अलकनंदा में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में अयोध्या मंडल के मंडल अध्यक्ष रहे नरेंद्र कुमार तिवारी को प्रदेश का दायित्व सौंपते हुए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। अपने अयोध्या दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिंह ने मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी ने कहा कि संगठन को और ज्यादा विस्तार करने के लिए वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान का अयोध्या मंडल की महिला मंडल अध्यक्ष कंचन सिंह, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी, सदस्य पिंकी मौजूद रहीं।
मैं रामचंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी। अयोध्या पाक की इस पावन नगरी में नरेंद्र तिवारी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं अलकनंदा घाट हरिद्वार में, आज हम आप लोगों के बीच में उनका स्वागत किए हैं और संगठन के विस्तार पर चर्चा किए हैं तथा किसान की समस्याओं के ऊपर चर्चा किए हैं। इसी क्रम में हमारा आज अयोध्या पावन धाम में आगमन हुआ। किसानों की किन किन समस्याएं आंदोलन करने वाले? किसानों की तो बहुत सी सारी समस्याएं हैं। वर्तमान समय में या काफ़ी अंतराल के बाद देख रहे हैं हम कि किसानों की समस्याओं के ऊपर कोई भी सरकार पॉजिटिव दृष्टिकोण नहीं रखती, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो दूसरी जो संयुक्त मोर्चे की गवर्नमेंटें रही हो, चाहे बीजेपी हो। किसानों के मुद्दे को ये लोग अनदेखा कर देते हैं। जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था जो अब तक डगमगाई नहीं है उसका प्रमुख कारण भी किसान है। लेकिन फिर भी सरकार है जो है बड़े बड़े औद्योगिक घरानों की तरफ, पूंजीपतियों की तरफ देख रही है और किसान को किसानी की तरफ से विमुक्त करने का एक षड्यंत्र रच रही है। इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और मीडिया जगत से आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस पावन पुनीत कार्य में आप लोग भी किसान संगठनों का सहयोग करें। जिले के हैदरगंज थाना क्षेत्र में जाना बाजार बाईपास के नजदीक सड़क किनारे गड्ढे में 2 युवकों का शव मिलने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है। दोनों युवकों का शव सरस्वती ज्ञान मंदिर के पीछे गड्ढे में बरामद हुआ है। शुक्रवार की सुबह भोर में स्थानीय निवासियों ने हैदरगंज पुलिस को सूचना दी कि सरस्वती ज्ञान मंदिर के पीछे गड्ढे में 2 युवकों का शव पड़ा है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शिनाख्त करने की कोशिश की। एसएसपी शैलेश पांडे ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया है। माना जा रहा है कि दोनों युवकों की कहीं अन्यत्र हत्या कर थाना हैदरगंज क्षेत्र में शव को फेंक दिया गया है। बताया गया कि एक युवक के कान से व दूसरे युवक के सिर से खून बह रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस ने दोनों मृतक युवकों के परिजन को सूचना दी है। परिजन प्रतापगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। थाना हैदरगंज के कस्बे के पास सरस्वती विद्या मंदिर के बगल में 2 अज्ञात शव प्राप्त मिले हैं, जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पंचायतनामा अन्य आवश्यक कार्रवाई करके दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और 2 अज्ञात शवों की जानकारी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों कई जिलों में शुक्रवार की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन व उपद्रव को देखते हुए इस जुमे को भी जिले भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। जिला प्रशासन के निर्देश पर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट विभिन्न क्षेत्रों में तैनात रहे तो अफसर लगातार मूवमेंट करते रहे। नगर की टाटशाह जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के दौरान पुलिस बाहर मुस्तैद रही। सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी व सीओ सिटी ने विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा का जायजा लिया। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि सभी जगह जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात है। जिले भर में शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा की गई है। धर्मगुरुओं से लगातार संवाद बना हुआ है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि जिले में बराबर सौहार्द बना हुआ है। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था पर लगातार निगाह रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब सबके लिए मिसाल है। जुमे की नमाज के दौरान जिले भर में कहीं से प्रदर्शन आदि की सूचना नहीं है।
अयोध्या धाम में भावराव देवरस सेवा न्यास द्वारा संचालित अशोक सिंगल नेत्र चिकित्सा संस्थान हॉस्पिटल का शुभारंभ रामनगर धर्मकांटा विधिवत पूजा पाठ के साथ किया गया, जिसमें लखनऊ के डायबिटीज, थायराइड एवं हार्मोन सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशील उपाध्याय, जॉइंट सेक्रेटरी और स्वयंसेवी संस्था, कुछ वरिष्ठ व्यापारीगण व डॉक्टरों की टीम मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर सुशील उपाध्याय ने बताया कि अशोक सिंघल जी ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए बहुत संघर्ष और त्याग किया है। आज उन्हीं के नाम से अशोक सिंघल नेत्र चिकित्सा संस्थान का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य उद्देश्य गरीबों की सेवा करना है। आज शुभारंभ के अवसर पर 50 गरीब और जरूरतमंद लोगों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करके नेत्र जांच और चश्मे का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हमारी संस्था द्वारा साल में 2 लाख चश्मों का वितरण किया जाएगा। हमारे साथ स्वयंसेवी संस्था, कुछ वरिष्ठ व्यापारीगण और डॉक्टरों की टीम है, जिनके सहयोग से यह संस्था जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच, दवा और चश्मे का वितरण किया जाएगा। हमारी संस्था एक मिनी बस जिसमें सारी मशीनें और चिकित्सक टीम उपलब्ध रहेगी, गांव-गांव जाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों का निःशुल्क नेत्र जांच और चश्मे की व्यवस्था की जाएगी। आने वाले समय में जैसे मोतियाबिंद और बड़े ऑपरेशन के लिए हमारे यहाँ ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि अयोध्या धर्म नगरी में सेवा करने का मौका मिल रहा है, जिससे लोगों को नेत्र ज्योति मिले, जिससे वह दिव्य दर्शन कर सकें। उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर सुशील उपाध्याय, जॉइंट सेक्रेटरी रामजीत, सचिव डॉक्टर विनीता सिंह, HOD नेत्र विभाग के GMC, संस्था अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, नेत्र विशेषज्ञ अयोध्या SSP शैलेश पांडे, राम जन्मभूमि ट्रस्टी अनिल मिश्रा, बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी, अश्वनी तिवारी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। पहले हम बताना चाहेंगे कि इस पावन नगरी, भगवान का भव्य मंदिर यहाँ पर बड़ी द्रुत गति से चल रहा है और इस क्षेत्र में बहुत सारे गरीब दर्शनार्थी आएंगे दर्शन हेतु। बाकी इस लोकल एरिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं कि जो अस्पताल नहीं जा पाते, उनकी नेत्र में ज्योति में कमी है, आंख में अंधता की प्रॉब्लम है। इसको देखते हुए लखनऊ से और कुछ डॉक्टर्स की टीम, कुछ व्यापारी वर्ग के लोग, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने ये सोचा कि इस क्षेत्र में आकर के हम कुछ एक सेवा भाव रखें। तो एक नाम सोचा गया कि माननीय अशोक सिंघल जी ने इस क्षेत्र में मंदिर के निर्माण में बहुत ही अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई थी। उनके नाम पे एक कोई स्वयंसेवी कोई संस्था बनाई जाए, कोई स्वयंसेवी कार्य स्टार्ट किया जाए। उसकी दिशा में हमने एक नेत्र संस्थान का आज से शुभारंभ किया है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम बहुत सारे गरीब लोग हैं जो बाजार में आप जाते हैं, 500-1000 रुपए का चश्मा बनता है, नेत्र टेस्टिंग में, आंख की जांच में, डॉक्टर सबका खर्चा मिला 1000 रुपए लग जाता है। इस दिशा में अगर हम उनको बहुत ही मिनिमम चार्ज या निःशुल्क 20 या 30 रुपए में ये चीज जो 1000 रुपए के सामान है 20-30 रुपए में मिल जाए या निःशुल्क मिल जाए, तो ये इससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती। इस दिशा में हमारे कुछ लखनऊ से व्यापारी बंधु हैं, बिजनेस क्लास के लोग हैं जो हमें सहयोग दे रहे हैं, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो हमें सहयोग दे रही हैं। एक जो वैन हमें अभी दान में मिली है कि जिस वैन से हमारे कुछ डॉक्टर्स बंधु जो है यहाँ पर आएंगे। एक हमारे पास मोबाइल वैन दान में आई है कि जिसमें मशीनें लगी होंगी, वो मशीन जो है आंख चश्मा चेक करेगी, दूसरा जो है उसी में मशीन चश्मा बनाएगी भी, वो गांव-गांव सुदूर क्षेत्रों में जाएगी। एक हम ब्लॉक का चयन करेंगे जिसमें पूरी अंधता को दूर करने का बीड़ा लेंगे। 2-3 महीने में हर गांव में एक दिन वो बन जाएगी। 2-4 गांवों को इकट्ठा करके जो लोग जिनमें आंख की रोशनी की प्रॉब्लम है, जिसमें रिफ्रैक्शन प्रॉब्लम है, आंख से कम दिखता है, चश्मा की जरूरत है, वो वैन जाकर के उसमें डॉक्टरों की टीम रहेगी, रिफ्रैक्शनिस्ट की टीम रहेगी, चश्मा बनाने वाले कार्यकर्ता रहेंगे। वो एक दिन में सबकी 2-3 गाँव की टेस्टिंग करेंगे और उनका शाम तक उनका चश्मा वहीं बना करके उनके हाथों में देंगे। और जो पेशेंट जो ये अशोक सिंघल नेत्र चिकित्सालय के नाम से जो है ये आज यहाँ इसका शुभारंभ हुआ है और ये गरीबों असहाय के लोगों के लिए यहाँ चश्मा जो वो फ्री जो है दिया जाएगा, जिससे हमारे यहाँ अयोध्या का नाम रोशन होगा। और ये हमारी संस्था जो है अशोक सिंघल नेत्र चिकित्सालय संस्थान की तरफ से जो जांच यहाँ भी होगी और चश्मे भी दिए जाएंगे, दवा भी दिया जाएगा। ये हमारे अयोध्या का एक गौरव है, बहुत अच्छा काम है। ये गरीबों का एक भला होगा यहाँ से चश्मे के लिए, दवा के लिए, जांच के लिए। जो तमाम लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टरों की टीम मौजूद है और अयोध्या
में इस चीज़ की कमी थी, वो आज जो है अशोक सिंघल जी के नाम से ये अस्पताल जो है खोला गया है और ये बहुत अच्छा काम है। अयोध्या में मारपीट के एक मामले में जनपद की थाना महाराजगंज पुलिस पर दबंग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगा है, जिसके बाद निषाद समुदाय के लोग भड़क उठे और 50 से अधिक संख्या में लोग निषाद समाज के जिला अध्यक्ष आश्राम निषाद से मिलने के लिए कृषि भवन पहुंचे। निषाद समाज के जिला अध्यक्ष आश्राम निषाद कृषि भवन में एक बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। निषाद समुदाय के लोग आक्रोशित होकर थाना महाराजगंज पुलिस के खिलाफ एसएसपी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने कृषि भवन पहुंचकर आक्रोशित निषाद समुदाय के लोगों को समझा बुझाकर वापस किया और थाना महाराजगंज पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दरअसल थाना महाराजगंज के सरायरासी निवासी जोखू निषाद ने आरोप लगाया कि गांव के ही 4 दबंगों ने उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले गए और नहर के पास अंधेरे में उनको जमकर पीटा। इसकी शिकायत महाराजगंज पुलिस से की गई, लेकिन दबंगों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्हें जिला अध्यक्ष से मिलकर एसएसपी से शिकायत करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे थे। है जो आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज जमीन का मामला पहले था, हमारा झगड़ा चल रहा था तो पहले भी हुआ था, FIR लिखाई तो नहीं लिखा गया था। और फिर क्या कहते 22 तारीख को हमको शाम को 5 बजे के बीच रंगाई पुताई करने के लिए ले गए और वहाँ ले गए अकेले, एक आदमी ले गया, वहाँ 3 आदमी पहले से बैठे थे मारने के लिए। जब मंदिर के पास हम गए तो मंदिर को हम कहे पुताई यहाँ है, तो गाड़ी स्पीड करके भगा ले गए, नहर के ऊपर ले गए, वहाँ 3 पहले से थे, चारों मिलके मारने लगे। किस चीज़ का विवाद था? ये हमारा कोई रास्ते का विवाद था। कौन लोग हैं वो? तो राज प्रताप सिंह है। कहाँ के रहने वाले? श्री जोखू निषाद निवासी सरायरासी थाना महाराजगंज के रहने वाले हैं और इनका आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा इनके साथ मारपीट गाली गलौज किया गया। तो इसके बाद उसी प्रकरण को लेकर के कार्यवाही ले करके और इन पर सही ढंग से कार्यवाही नहीं हुई है, तो ये जो है यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारीगण के से मिलना चाह रहे थे, तो इस सूचना पर यहाँ आया और इनका प्रार्थना पत्र लिया, मैंने आदेश कर दिया इस पर उचित कार्यवाही हो करके जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी, ये मैंने इनको बता दिया है। सब संतुष्ट हैं, जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।